मेरे प्यारे समाजशास्त्र विषय के प्रतियोगी छात्रों, पिछले क्लास में हमने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर काफ़ी चर्चा की है। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने नोट्स भी तैयार करवाए हैं। आज फिर हम बिल्कुल न्यू टॉपिक सामाजिक समूह को लेकर के आप लोगों के सामने आ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हमने छोटे छोटे पार्टों में बांट करके पूरी टॉपिक को, समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को उसमें समायोजित करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सामाजिक समूह में भी हम लोग पहले समूह पढ़ेंगे, समूह के बाद हम लोग प्राथमिक समूह पढ़ेंगे, प्राथमिक समूह के बाद हम लोग अर्ध प्राथमिक समूह पढ़ेंगे, अर्ध प्राथमिक समूह के बाद हम लोग द्वितीयक समूह पढ़ेंगे, द्वितीयक समूह के बाद फिर हम लोग संदर्भ समूह पढ़ेंगे। उसी प्रकार से हम लोग क्रमवाइज पूरा पढ़ते हुए पूरे टॉपिक को समाप्त करेंगे। देखिए, यह जो सामाजिक समूह है, प्रारंभ से ही एक एक चीज़ हम धीरे धीरे सुनते हुए जाइए और जहाँ पर लगाए आपको हम भी नोट करेंगे, आप भी इसको नोट करते हुए चलिएगा। पहले भी हमने बता चुके हैं कि जो टॉपिक इसमें आपको पढ़ाई जाएगी, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जिस प्रकार से इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में समाजशास्त्र से के विषय में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी मानक के अनुसार ही यहाँ पर हम आपके नोट्स को भी तैयार करा रहे हैं और समझाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यह जो समूह है, आरंभ से ही, प्रारंभिक अवस्था से ही मानव किसी न किसी प्रकार से समूह में रहता आया है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार मानव को समूह की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अब आप लोग जानते हैं कि प्रारंभ में मानव घुमंतु प्रवृत्ति का था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह भ्रमण करता था। अब इस प्रकार से अब उसके सामने भी धीरे धीरे करके एक समूह की आवश्यकता पड़ी। तो प्रश्न उठता है, वही हमने कहा अभी, प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार मानव को एक समूह की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो मानव को एक जो आवश्यकता की बात आती है, मानव को आवश्यकता किसकी? समूह की। क्यों? देखिए यहाँ पर जो ये मानव है, मानव को किसकी आवश्यकता पड़ती है? समूह की। प्रश्न उठता है, हमने आप लोगों से बार बार ये कहा कि दो चीज़ पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, व्हाई एंड हाउ। क्यों और कैसे, जो कारण है, दो चीज़ पर हमेशा जोर देना है। क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, आपको सब प्रश्नों के उत्तर का प्रत्युत्तर आपको मिलता हुआ चला जाएगा। और जो प्रश्न जो पूछा जाता है वह क्यों और कैसे पर ही प्रश्न बनता है। तो देखिए, मानव को आवश्यकता किसकी? समूह की। क्यों? पहला पॉइंट है, इसलिए पड़ी क्योंकि मानव स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। यह पहली चीज है, पहला पॉइंट है। इसलिए आवश्यकता पड़ी, इसलिए मानव को समूह की आवश्यकता पड़ी कि मानव स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। प्रत्येक मानव एक दूसरे पर आश्रित है। जो प्रत्येक मानव है वह एक दूसरे पर आश्रित है। कहीं से उसकी आवश्यकता की पूर्ति उससे, उसकी आवश्यकता की पूर्ति उससे होती है। इसलिए मानव को एक समूह की आवश्यकता पड़ी। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो आवश्यकता का कार्य था, सुरक्षा
के दृष्टिकोण से मानव को एक समूह की आवश्यकता पड़ी। देखिए पहला जो आवश्यकता का कार्य था कि मानव स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए एक मानव को समूह की आवश्यकता पड़ी। दूसरा कार्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानव को एक समूह की आवश्यकता पड़ी। तीसरा जो कार्य था समूहशीलता की प्रवृत्ति। ठीक ना? देखिए यह जो 3 कार्य थे मुख्य रूप से, पहला कारण मानव स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानव को एक समूह की आवश्यकता पड़ी, और तीसरा कार्य था समूहशीलता की प्रवृत्ति के कारण मानव को एक समूह की आवश्यकता पड़ी। ठीक ना? तो ये जो मुख्य रूप से ये जो 3 कारण थे, यही 3 कारणों के कारण मानव को एक समूह की आवश्यकता पड़ी। फिर उसके बाद ठीक ना, अब यहाँ पर प्रश्न आता है मुख्य रूप से कि यह जो सुरक्षा की दृष्टिकोण, अब हम आते हैं सामाजिक समूह। सामाजिक समूह है क्या, आखिरकार किसको आप सामाजिक समूह कहते हैं? ठीक ना? तो अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक समूह का क्या तात्पर्य है। ठीक, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक समूह का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समुच्चय या संकलन से है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये तो हमने समूह की वैसे परिभाषा बताई आपको, ठीक ना, कि जिस प्रकार से कि मनुष्य को समूह की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए मनुष्य ने एक समूह का निर्माण किया। लेकिन अब समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको तार्किकता के आधार पर बताना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह को परिभाषित करना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप समूह को परिभाषित करते हैं तो देखिए यहाँ पर या इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि यहीं पर काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब सामाजिक, हाँ, तो समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको नोट भी कर लीजिएगा। समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह से तात्पर्य ध्यान देखते जाइएगा, व्यक्तियों के किसी ऐसे समुच्चय या संकलन से है, जिसके सदस्य सामान्य हित या रुचि के आधार पर सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा एक दूसरे से आबद्ध होते हैं। आबद्ध माने बंधे होते हैं तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा
क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को ठीक ना। देखिए समाज वैज्ञानिक डिस्कोर्स से समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समुच्चय या संकलन से है जिसके सदस्य सामान्य हित या रुचि के द्वारा सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा एक दूसरे से आबद्ध होते हैं तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं। ठीक ना। वास्तव में आज देखेंगे आप यही चीज आपको दिखाई देगी। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस समूह का वह सदस्य है, यदि व्यक्ति का हित या रुचि वहां पर नहीं है तो व्यक्ति कभी भी उस समूह का सदस्य नहीं बनता है। यहाँ पर जितनी चीजें हैं यहाँ पर दो पर ध्यान देना है। या तो व्यक्ति का उसमें हित दिखाई देता है या तो व्यक्ति की उसमें रुचि होती है, तभी जाकर के वह व्यक्ति उस समूह का सदस्य बनता है। ठीक ना। आ रही बात समझे। देखिए इस बात को फिर से समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए। अगर इतनी चीजें पूरी समझ में आ गई तो मान के चलिए कि सामाजिक समूह पूरा आपके समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, हम इसको कम से कम 7-8 लेक्चर हम या 10 लेक्चर से कम नहीं लगेगा इसको पढ़ाने में, लेकिन यही उसकी मूल जड़ है। यही था, बस इतनी बातें अगर ध्यान में हैं तो सब चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चली जाएंगी। देखिए क्या हमने कहा, समाज वैज्ञानिक डिस्कोर्स से समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समुच्चय माने एग्रीगेट, समुच्चय मीन्स एग्रीगेट, किसी ऐसे समुच्चय या संकलन से है जिसके सदस्य मीन्स हम और आप जिसके सदस्य सामान्य हित, जिसमें हमारा हित दिखाई देता है, या रुचि के आधार पर सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा एक दूसरे से आबद्ध होते हैं, अर्थात हम एक दूसरे से बंधे होते हैं तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं, तभी वह अमुक व्यक्ति एक समूह का निर्माण करता है। ठीक। फिर देखिए फिर स्थिति आती है कि समाजशास्त्र में समूह शब्द का अर्थ जो है काफ़ी व्यापक है। गिडिंग्स ने बताया कि सामाजिक समूह को, जैसे अब देखिए संकलन की बात आती है, यहाँ पर हमने क्या कहा, संकलन एग्रीगेट। क्या सभी संकलन को हम सामाजिक समूह कह सकते हैं? जितने भी हम एक व्यक्तियों का जो संकलन है, अब प्रश्न उठता है कि जितने भी क्या संकलन है सभी संकलन को हम सामाजिक समूह कह सकते हैं? तो गिडिंग्स ने कहा नहीं। ठीक ना। सभी जो है संकलन को हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते हैं। गिडिंग्स ने बताया कि सामाजिक समूह को, समुच्चय को या सामाजिक श्रेणी को इससे अलग समझना चाहिए। ठीक। देखिए हम लोग मतलब सभी संकलन को हम सामाजिक समूह नहीं कर सकते हैं, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। तो गिडिंग्स महोदय क्या कहते हैं, गिडिंग्स महोदय कहते हैं कि सामाजिक समुच्चय, ठीक ना, सोशल एग्रीगेट और सोशल एग्रीगेट और जो है सामाजिक ग्रुप को, सामाजिक श्रेणी को हम सामाजिक समुच्चय नहीं करेंगे। सोशल एग्रीगेट, ठीक ना, एंड सोशल कैटेगरी। ठीक। तो दो चीजों को, किसको, सोशल एग्रीगेट में सामाजिक समुच्चय और कैटेगरी सामाजिक श्रेणी को हम सामाजिक समूह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब देखिए सोशल एग्रीगेट है क्या, जिसको हम सोशल एग्रीगेट है
तो सोशल एग्रीगेट है क्या? तो सोशल एग्रीगेट आर सिंपल कलेक्शन, सोशल एग्रीगेट आर सिंपल कलेक्शन ऑफ द पीपुल हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट नो शेयर डिफिनिट कनेक्शन ऑफ वन अनदर। ठीक ना, इन्होंने कहा कि सामाजिक समूह के निर्माण के लिए सोशल एग्रीगेट आर सिंपल कलेक्शन ऑफ द पीपल हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट नो शेयर डिफिनिट कनेक्शन ऑफ वन अनदर। अर्थात व्यक्तियों का एक ऐसा, देखिए, अर्थात व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक समय एक स्थान पर, जो एक समय एक स्थान पर इकट्ठा तो होते हैं लेकिन उसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक ना, क्योंकि अभी भी हम बताएंगे बाद में, मर्टन ने कहा कि सदस्यों के बीच में आपस में अंतःक्रिया का होना भी नितांत आवश्यक है। जब तक सदस्यों के बीच में आपस में अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक वह सामाजिक समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर हमने बताया, क्योंकि हमने सामाजिक संबंध बताए थे आप लोगों को, जब पहले लेक्चर में आप लोगों ने सुना होगा संबंध की बात। ठीक ना, तो वहाँ पर हमने कहा था कि समाज के अध्ययन के रूप में, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में और सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। ठीक ना, वहाँ पर हमने कहा था कि अगर वास्तव में किसी जो है समूह का निर्माण होना है तो वहाँ पर आपस में अंतःक्रियाएं होनी चाहिए और उस अंतःक्रियाओं की बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जो अंतःक्रियाएं हो रही हैं उस अंतःक्रियाओं की बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तभी जाकर के संबंधों का निर्माण होगा, तभी वह एक अस्थायी समूह का निर्माण होगा। अदरवाइज हमने बताया था कि दो व्यक्ति ट्रेन से जा रहे हैं, दो व्यक्ति ट्रेन से जा रहे हैं, आपस में बात होती है, अंतःक्रिया होती है, कुछ देर के लिए मित्र बन जाते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वह ट्रेन से उतरते हैं तो वह अपने गंतव्य स्थान पर चला जाता है, वह अपने गंतव्य स्थान पर चला जाता है, फिर जो है संबंधों का निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए संबंधों के निर्माण के लिए आपस में अंतःक्रिया का होना भी नितांत आवश्यक है, तभी जाकर के वह वास्तविक सामाजिक समूह का निर्माण होगा। लेकिन यह जो सोशल एग्रीगेट यहाँ पर है, उन्होंने बताया कि सोशल एग्रीगेट आर सिंपल कलेक्शन हुआ, सोशल एग्रीगेट आर सिंपल कलेक्शन ऑफ द पीपल हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट नो शेयर डिफिनिट कनेक्शन ऑफ वन अनदर। ठीक ना, तो जो ऐसा समूह है, जो ऐसा समूह है, तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे समूह को हम अर्धाभासी समूह कहेंगे। जो ऐसा समूह है तो ऐसे समूह को हम अर्धाभासी समूह कहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद यह सोशल कैटेगरी क्या है? सेम लेवल इज एंड सेम ऑक्यूपेशन, समान शिक्षा, समान शिक्षा एवं समान आय के आधार पर बनने वाले समूह को हम सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत समाहित करेंगे। ठीक ना, सोशल एग्रीगेट में जैसे मेले में उमड़ी हुई भीड़, इसका भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे मेले में उमड़ी हुई भीड़, पहले से मेले का स्थान निश्चित होता है कि फला डेट को फला जगह जो है मेला लगेगा। ठीक, सेम लेवल, ठीक ना, सेम प्लेस, पहले से स्थान निश्चित रहता है कई बजे लगेगा। लोग वहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं मेला देखने के लिए, लेकिन जितने लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं उन लोगों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक ना, जैसे स्टेशन पर उमड़ी हुई भीड़, प्लेटफार्म नंबर 1 से फला ट्रेन इतने बजे जाएगी, प्लेस तो निश्चित है, समय भी निश्चित है। ठीक, लेकिन वहाँ पर जो है ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों के बीच में आपस में कोई डिफिनिट कनेक्शन नहीं होता है। तो एक समूह का निर्माण तो वह दिखाई दे रहा है, लेकिन वह एक अस्थायी समूह नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार का जो भी समूह होता है तो उस समूह को हम अर्ध समूह कहते हैं। बोटोमोर महोदय ने ऐसे समूह को क्या कहा है? किसी ग्रुप। बोटोमोर ने ऐसे समूह को किसी ग्रुप कहा है। ठीक, अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक समाजशास्त्रियों के अनुसार हम लोग
सामाजिक समूह पर चर्चा करते हैं। अब मर्टन, मर्टन क्या कहते हैं? क्षणिक सामाजिक संबंध। क्षणिक सामाजिक संबंध समूह का निर्माण नहीं करते। ठीक है, तो मर्टन महोदय ने कहा है कि क्षणिक सामाजिक संबंधों के द्वारा समूह का निर्माण नहीं हो सकता है। वस्तुतः समूह के निर्माण के लिए सदस्यों के बीच में आपस में अंतःक्रिया का होना नितांत आवश्यक है। देखिए ध्यान से, मर्टन महोदय कहते हैं कि क्षणिक सामाजिक समूह संबंध का निर्माण जो है क्षणिक सामाजिक संबंध समूह का निर्माण नहीं करते। ठीक, संबंधों के निर्माण के लिए इनके बीच अंतःक्रिया का होना यदि काफी इंपॉर्टेंट है। यह परिभाषा इनके कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में, कई बार बार पुनरावृत्त हुई है इनकी परिभाषा की। तो क्षणिक समूह का निर्माण नहीं करते, संबंधों के निर्माण के लिए इनके बीच अंतःक्रिया का होना नितांत आवश्यक है। ठीक ना, तो इनके बीच अंतःक्रिया का होना क्या है? नितांत आवश्यक है। और यह जो अंतःक्रिया है, ठीक, सिर्फ अंतःक्रिया का होना आवश्यक ही नहीं है, इस अंतःक्रिया में बारंबारता होनी चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिए, जो यह अंतःक्रिया है, इस अंतःक्रिया में बार बार क्या होनी चाहिए? बारंबारता होनी चाहिए। बार बार इस अंतःक्रिया की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तभी जाकर के एक वास्तविक समूह का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त मर्टन ने समूह के दो और महत्वपूर्ण पक्ष बताए। यह बार बार पूछा जाता है, जो यह अंतःक्रिया की बारंबारता तो होनी चाहिए, इसके बाद भी इन्होंने कहा सदस्य के लिए दो महत्वपूर्ण पक्ष बताए। पहला है व्यक्तिपरक पक्ष, व्यक्तिपरक पक्ष, और दूसरा है वस्तु परक पक्ष। ठीक, अब देखिए पहली बात क्या है, इन्होंने व्यक्तिपरक पक्ष में कहा कि हम किसी समूह के सदस्य हैं। मान लीजिए हम किसी समूह के सदस्य हैं, तो पहले हमें इस चीज का आभास होना चाहिए, पहले हमें इस चीज का आभास होना चाहिए कि हम इस समूह के क्या हैं? सदस्य हैं। जैसे आप प्रतियोगी समूह के सदस्य हैं, तो प्रथम दृष्टया आपको इस प्रकार का आभास होना चाहिए कि हम प्रतियोगी परीक्षा के क्या हैं? समाजशास्त्र विद्यार्थी के सदस्य हैं। ठीक ना, हमें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है। तो यह जो व्यक्तिपरक पक्ष कहता है कि पहले जो अमुक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है, पहले उस अमुक व्यक्ति को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि मैं इस समूह का सदस्य हूं, मैं विद्यार्थी हूं, तो मुझे इस चीज का आभास होना चाहिए कि विद्यार्थी के क्या पुनीत कर्तव्य हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, मुझे इस चीज का आभास होना चाहिए कि विद्यार्थी के क्या पुनीत कर्तव्य हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहम त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। ठीक ना, तो मुझे इस चीज का आभास होना चाहिए कि एक विद्यार्थी के क्या कर्तव्य हैं। तो ठीक, तो यह जो किस में आएगा? व्यक्तिपरक पक्ष में। दूसरा क्या आता है आपका? वस्तुपरक पक्ष। वस्तुपरक पक्ष क्या कहता है? वस्तुपरक पक्ष कहता है कि हमारे कार्यों को देख करके दूसरे लोग यह कहने के लिए बाध्य हो जाएं
कि अमुक व्यक्ति अमुक समूह का सदस्य है। ठीक ना, मतलब हम ऐसा दिखाई दे, हमारे कार्य इस प्रकार के दिखाई दे कि सामने वाला यह कहने के लिए बाध्य हो जाए कि मैं क्या हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी के धर्म का पालन करता हूँ, मुझे इस प्रकार के कार्यों का क्रियान्वयन करना चाहिए कि दूसरे लोग यह कहने के लिए बाध्य हो जाएं कि अमुक व्यक्ति अमुक समूह का सदस्य है। ठीक, तो देखिए इसके लिए इन्होंने जो दो पक्ष बताए वह ये भी बार बार कई बार प्रश्न पूछा गया है मर्टन का कि इन्होंने कौन कौन से पक्ष बताए। तो इन्होंने क्या बताया, व्यक्ति परक पक्ष। दूसरा इन्होंने क्या बताया, वस्तु परक पक्ष। ठीक, इसके बाद भी इन्होंने मुख्य रूप से मर्टन महोदय ने कुछ निम्न बातों पर चर्चा करते हैं कि क्या जो है एक समूह के निर्माण के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। तो पहला इन्होंने कहा कि कम से कम दो व्यक्तियों किसी भी समूह के निर्माण के लिए, इन्होंने निम्न बातों को और भी कुछ बताया कि यह भी चीज़ एक समूह के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो पहला क्या है, कम से कम दो व्यक्तियों का होना नितान आवश्यक है, यह पहली शर्त है। फिर जो दूसरी शर्त इन्होंने बताया कि यह जो समूह के सदस्य हैं, यह जो समूह के सदस्य हैं, इन सदस्यों के बीच में सामाजिक संबंध पाया जाना चाहिए। पहली शर्त कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, वह जो व्यक्ति हैं भी दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। फिर इसके अलावा यह जो सदस्य हैं, इनके सदस्यों के बीच में सामाजिक संबंध का होना भी इन्होंने नितान आवश्यक बताया। फिर उसके बाद जो तीसरी बात बताई इन्होंने कि समूह के सदस्य स्वयं को एक निश्चित समूह का सदस्य माने। जो समूह के सदस्य हैं वह भी जो है एक अपने आप को एक निश्चित समूह का सदस्य माने, तो बाहरी लोग भी उन्हें उस समूह का सदस्य माने। तो इन्होंने तीन बातों की आवश्यकता बताई। पहला, कम से कम दो व्यक्तियों का होना। दूसरा, यह जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के बीच में आपस में सामाजिक संबंधों का होना। तीसरी बात इन्होंने बताई कि समूह के जो सदस्य हैं वह स्वयं को उस समूह का सदस्य माने तथा दूसरे लोग भी उन्हें उस समूह का सदस्य माने। तो यह बात किसकी थी, यह मर्टन की थी। ठीक ना, तो मर्टन ने इस आधार पर सामाजिक समूह के संदर्भ में अपनी चर्चा की और समाज को समझाने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अन्य समाजशास्त्र से सामाजिक समूह के संदर्भ में किस प्रकार से अपनी बात कहते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।